अपडेटेड 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आपके सामने प्रस्तुत करता हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स को। सबसे पहले कुछ मुख्य अपडेट्स पर डाल लेते हैं नजर। 20वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। भारत आसियान की साझेदारी को बताया महत्वपूर्ण, कहा 21वीं सदी एशिया की सदी। G20 शिखर सम्मेलन शुरू होने में अब सिर्फ 2 दिन शेष। विदेशी मेहमानों का नई दिल्ली पहुंचना जारी। सम्मेलन से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, भारत G20 की अध्यक्षता के लिए सही समय पर सही देश, भारतीय संस्कृति और हिंदू मूल का होने पर गर्व जताया। संसद के विशेष सत्र में सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, संसद का सत्र बुलाना भारत सरकार का संवैधानिक अधिकार। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्कीम को मंजूरी। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बनाने के लिए 3,760 करोड़। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत 1,164 करोड़ 53 लाख रुपए। देश में आज मनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 20वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि भारत इंडोनेशिया साझेदारी चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे समय में आसियान भारत शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करना मेरे लिए गर्व की बात है। हमारा इतिहास और भूगोल भारत और आसियान को एकजुट करता है। राष्ट्रपति विडोडो, योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, नमस्कार। हमारी पार्टनरशिप हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट, उसको को-चेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी हुन मानेट को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी हृदय से स्वागत करता हूं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसी, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया।
योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है, और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर, आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संबोधन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने जकार्ता पहुंचने पर प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मोदी मोदी और भारत माता के जयकारों से पूरा शहर गूंजने लगा। पीएम मोदी के स्वागत के लिए सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बूढ़े बच्चे भी एकत्रित हुए। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे लोग शान से तिरंगा लहरा रहे थे। पीएम मोदी ने भी प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस बीच जकार्ता में 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के कदमों पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके रूसी समकक्ष ने बुधवार को 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर ये बातचीत की। मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने व्यापार, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग के साथ साथ परिवहन और वित्त के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के लिए व्यवहारिक कदमों पर विमर्श किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बुधवार को कहा कि भारत की विविधता और इसकी असाधारण सफलताओं का मतलब ये है कि G20 की अध्यक्षता के लिए सही समय पर सही देश है। उन्होंने पिछले वर्षों के दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि भारत की अध्यक्षता तब हुई जब दुनिया असंख्य चुनौतियों का सामना कर रही है। 9-10 सितंबर को दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री सुनक ने कहा कि यूके और भारत के बीच संबंध दोनों देशों के भविष्य को परिभाषित करने वाले हैं।
भारत ने G20 जैसे एक विशिष्ट राजनयिक कार्यक्रम को लोगों के कार्यक्रम में बदल दिया। भारत की अध्यक्षता में G20 के आयोजन पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक लेख में ये बात कही है। विदेश मंत्री ने कहा कि G20 एक अखिल राष्ट्रीय उत्सव रहा है, इसलिए इसके आर्थिक लाभ देश भर के सामने आ रहे हैं। भारत की G20 अध्यक्षता ने खुद को विभिन्न मायनों में अद्वितीय साबित किया है। इसने विकासशील देशों की प्राथमिकताओं और प्रमुख चिंताओं पर ध्यान केंद्रित किया है, ग्लोबल साउथ की आवाज को बढ़ाया है और जलवायु कार्रवाई और वित्त, ऊर्जा परिवर्तन, SDG कार्यान्वयन और तकनीकी परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में महत्वाकांक्षा बढ़ाई है। विभिन्न G20 संबंधित कार्यक्रमों और गतिविधियों के दौरान देश भर में जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लोगों की व्यापक भागीदारी ने भारत की G20 अध्यक्षता को असाधारण बनाया है। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 सिर्फ सरकार के सर्वोच्च पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से भारत का G20 वास्तव में जनता का G20 बन गया है। G20 अध्यक्षता के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन ने भारत को अपनी विविधता, विरासत और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि हम इस अवसर का पूरा उपयोग करेंगे। G20 स्थल पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी प्रदर्शनी, सांस्कृतिक गलियारे होंगे, जहां हम अपनी अत्याधुनिक तकनीकों, विशेष रूप से हमारे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को प्रस्तुत करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रतिनिधि मंडलों का नई दिल्ली में पहुंचना शुरू हो चुका है। आज सुबह भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री ने उनका स्वागत किया। पारंपरिक लोक कला के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। और अब बात करते हैं G20 कृषि कार्य समूह की। G20 कृषि कार्य समूह का उद्देश्य खाद्य असुरक्षा, वैश्विक मूल्य श्रृंखला में अंतराल, जलवायु परिवर्तन के कारण फसल उत्पादकता जैसी मौजूदा चुनौतियों का समाधान निकालना है। अब आपको दिखाते हैं कि भारत की G20 अध्यक्षता में बैठकें कहाँ हुई और इन बैठकों का क्या निष्कर्ष रहा। कृषि कार्य समूह की स्थापना वर्ष 2011 में फ्रांस के कांस शिखर सम्मेलन के दौरान G20 की छठी बैठक में की गई थी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 कृषि कार्य समूह की प्राथमिकताओं की बात करें तो इस समूह के तहत खाद्य सुरक्षा और पोषण, जलवायु आधारित कृषि, समावेशी कृषि मूल्य श्रृंखलाएं और खाद्य प्रणालियों और साथ ही कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। भारत की G20 अध्यक्षता में कृषि कार्य समूह की 4 बैठकें देश के 4 शहरों में आयोजित की गयी। पहली बैठक 13 से 15 फरवरी तक मध्य प्रदेश के इंदौर में, तो दूसरी बैठक चंडीगढ़ में 29 से 31 मार्च तक आयोजित की गई। मुख्य कृषि वैज्ञानिकों की बैठक का आयोजन 17 से 19 अप्रैल को वाराणसी में किया गया। वहीं कृषि कार्य समूह की चौथी बैठक 15 जून को हैदराबाद में आयोजित की गई। इस दौरान G20 देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। The G20 countries can come together and really push forward food and nutrition security.
and to move past the decisions that we've made in the past. It's a real opportunity to identify some of the areas where the G20 can add value, bringing countries, the largest economies of the world together, and really be very precise about how we can monitor food insecurity, bring that information together for joint action, and really develop those coordinated plans that can bring greater food security to people around the world. Another point is also how we can continue to promote the transformation of the global food systems in order to make them more sustainable. And I think that Indian presidency is very committed in these challenges. I was very pleased to attend the G20 Chief Scientists meeting this week, and one of the key items that was discussed was the millets and underutilized grains initiative. We're very excited about this initiative and the potential for increasing research and consumption of millets and underutilized grains in a climate and food crisis with stunting and other nutrition issues. Not only have we got all the countries expressing interest in millets, Sri Anna, but also in the whole problem of climate change. That is huge. It's impacting everyone. And what I would like to see is that when the G20 countries and the invited countries return, they will tell all their people what the problem really is so that everyone can take it into their hearts and really make changes in their lives. कृषि कार्य समूह की मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन 16-17 जून को तेलंगाना के हैदराबाद में किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर जोर दिया। Farmers all over India are taking up natural farming now. They are not using synthetic fertilizer or pesticides. At the same time, our farmers are proactively using technology to boost productivity. They are generating and using solar power on their farms. They are using soil health cards to optimize crop selection and drones to spray nutrients and monitor their crops. I believe this fusion approach is the best way to address several issues in agriculture. कृषि कार्य समूह की बैठकों में चर्चाओं के दौरान कृषि समूह की विज्ञप्ति का मसौदा तैयार किया गया और सभी के लिए पोषण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। G20 कृषि मंत्रियों ने खाद्य सुरक्षा और पोषण 2023 के उच्च स्तरीय सिद्धांत जारी किए। वहीं भारत की महर्षि पहल के तहत जलवायु आधारित कृषि के लिए मिलेट और दूसरे मोटे अनाज पर खोज की पहल की गई। The support to these two initiatives is a statement in support for inclusive, sustainable, and resilient agriculture. और अब बात कर लेते हैं कैबिनेट के फैसले की। सरकार ने बैटरी बिजली भंडारण योजना के विकास के लिए सरकारी सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना के लिए बुधवार को 3,760 करोड़ रुपए के व्यवहार्यता अंतर कोष यानी कि VGF को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना से संबंधित 3,760 करोड़ रुपए की समूची राशि का बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। ये कोष वर्ष 2030-31 तक 5 किश्तों में जारी किया जाएगा। इससे 4,000 मेगावाट घंटे का ऊर्जा भंडारण तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना के लिए 1,164 करोड़
53 लाख रुपए के अतिरिक्त आवंटन को भी बुधवार को मंजूरी दी। वर्ष 2028-29 तक 774 पंजीकृत इकाइयों के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता थी। अतिरिक्त फंड इसलिए मंजूर किया गया क्योंकि अप्रैल 2017 से मार्च 2022 के दौरान 131 करोड़ 90 लाख रुपए का कुल वित्तीय परिव्यय समाप्त हो गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी सहायता योजना में BESS परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न चरणों में 5 किश्तें वितरित की जाएंगी। योजना का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए परियोजना का न्यूनतम 85% वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार स्वच्छ और हरित ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और BESS योजना इसे हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये न केवल बिजली ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ाएगी, बल्कि ट्रांसमिशन नेटवर्क के उपयोग को अनुकूलित करते हुए बर्बादी को भी कम करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI द्वारा उत्पादों के लॉन्च की घोषणा की है। हम आपको बता दें कि NPCI ने बुधवार को लोकप्रिय भुगतान प्लेटफॉर्म UPI पर कई नए भुगतान विकल्प लॉन्च किए। ये नए विकल्प हैं UPI पर क्रेडिट लाइन, UPI लाइट X और टैप एंड पे। NPCI ने कहा कि UPI और कन्वर्सेशनल बिल पेमेंट्स का उद्देश्य एक समावेशी और टिकाऊ डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम बनाना है और इससे UPI को प्रति माह 100 बिलियन लेन देन का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास से और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी तमाम घटनाओं के बारे में। 7 सितंबर साल 1822 को ब्राजील पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। ब्राजील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। साल 1808 में पुर्तगाली साम्राज्य ने समुद्र से सटे हुए शहर रियो डी जेनेरो को यहाँ की राजधानी बनाया। पुर्तगाल में रियो डी जेनेरो का मतलब होता है जनवरी की नदी। आजाद होने के बाद साल 1960 तक रियो डी जेनेरो ब्राजील की राजधानी रही। उसके बाद ब्रासीलिया को इसकी राजधानी बनाया गया। 7 सितंबर साल 1977 को अमेरिका और पनामा के बीच पनामा नहर को लेकर समझौता हुआ था। पनामा नहर मानव निर्मित जलमार्ग है। यह नहर प्रशांत महासागर को कैरिबियाई सागर से होते हुए अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस नहर पर वर्तमान में पनामा का नियंत्रण है। आज ही के दिन हुई संधि पर अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पनामा सरकार के प्रमुख ओमार तोरियोस ने हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही 1904 में हुआ वह पुराना समझौता रद्द हो गया जिसमें अमेरिका को नहर या उसके आसपास निर्माण करने की छूट थी। साल 1904 में इस नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था जो साल 1914 में पूरा हुआ। इस जलमार्ग के निर्माण के बाद पहले वर्ष में लगभग 1000 से ज्यादा जहाज यहां से होकर गुजरे। 42 किलोमीटर लंबी यह नहर आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जलमार्गों में से एक है। 7 सितंबर साल 1906 को बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसकी स्थापना मुंबई के व्यापारियों के एक समूह ने की थी। इसकी शुरुआत 50 लाख रुपए और 50 कर्मचारियों के साथ शुरू हुई थी। जुलाई 1969 में 13 अन्य बैंकों के साथ इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। आज व्यावसायिक दृष्टि से ये बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रमुख स्थान रखता है। इसकी भारत में 5000 से अधिक शाखाएं हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार देश दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को बधाई दी है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने संदेश में सभी देशवासियों को जन्माष्टमी के पावन पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी का त्यौहार हमें भगवान श्री कृष्ण के गीता के उपदेश को समझने,
अमल में लाने और निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मानवता को धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण की कालातीत शिक्षाएं अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देती हैं। आइए हम अपने आचरण में श्री कृष्ण के निष्काम कर्म के संदेश को अपनाते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन का संकल्प करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने अपने संदेश में कहा कि जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। श्रद्धा और भक्ति का ये पावन अवसर मेरे सभी परिवारजनों के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे, यही कामना है। जय श्री कृष्ण। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने भी देशवासियों को बधाई देते हुए कहा, श्री कृष्ण अध्यात्म के साथ धर्म, सत्य, नीति, सेवा और ज्ञान के प्रतीक हैं। आइए जन्माष्टमी पर देवकी नंदन के उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रण लें। नंद गोपाल की कृपा से सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना है। श्री कृष्ण की लीला स्थली है ब्रजभूमि। श्री कृष्ण ने अपने कई संदेश ब्रजभूमि पर दिए और आज भी ये धरती श्री कृष्ण के संदेशों को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाती है। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम कान्हा का ब्रज में आपको दिखाएंगे ब्रज के मंदिर, रूबरू करवाएंगे ब्रज के साहित्य और कला से और दिखाएंगे ब्रज संस्कृति की झलक। तो जन्माष्टमी के अवसर पर संसद टीवी पर देखना ना भूलें कान्हा का ब्रज। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।